ये जो विरासत होती है इसमें आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो भी कवानीन हैं पाकिस्तान में फैमिली लॉ से मुताल्लिक, वो कुरान शरीफ से निकले, उसके अलावा कहीं बाहर से नहीं। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है कि शौहर की तरफ से बीवी को प्रेशराइज किया जाता है कि जी आप पेरेंट्स से ये चीज़ लो। शादी के बाद लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं रवैये, जब आप उस रिलेशनशिप में आते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कैसा है। क्योंकि अगर लड़की के माँ बाप और लड़की एक दफ़ा मानेंगे तो ये मामला इधर रुकेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो, और एक आज बहुत ही अहम मौजू के साथ मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये वाला जो टॉपिक आज आपने सेलेक्ट किया है ना, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में जितने पॉइंट्स आपने मेरे साथ डिस्कस किए वो शायद ऐसे थे कि आधे से ज़्यादा तो मुझे खुद भी वो मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो विरासत होती है इसमें आती कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जो प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है शायद वही विरासत है। विरासत में तमाम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स की वफ़ात हो गई है तो उसके कोई ड्यूज़ हैं, अगर उसका कोई प्रोविडेंट फंड आना है, कहीं से पैसों की वसूली है, फिर बैंक जो है उसमें उसका अकाउंट है, उधर रकम हो सकती है। अकाउंट आपका लॉकर है, लॉकर में ज़ेवरात हो सकते हैं। ज़ेवरात के अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप अमीर हैं तो बड़ा लॉकर होगा, बहुत सारे डॉलर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और ज़ाहिर है उसके अलावा जो जायदाद है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, मुश्तरका है, अलग है, वो तमाम चीज़ें विरासत का हिस्सा होती हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि विरासत में जो है वो ये चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन आप फिर ये भी बताइए कि फिर इन सारी चीज़ों की जो डिवीज़न है वो हमने देखा है कि हर फ़िरके के हिसाब से, हर सूबे के हिसाब से, मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब सर्कमस्टांसिस जैसे जैसे थोड़े से चेंज होते हैं वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इनकी डिवीज़न जो है फिर आपके ख्याल में किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई लीगल पॉइंट ही ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर के सबको इकट्ठा किया जा सके, या क्या तमाम तफसील जो है ये सूरह निसा में एक एक चीज़ दर्ज है। तो और जो भी कवानीन हैं पाकिस्तान में फैमिली लॉ से मुताल्लिक, वो कुरान शरीफ से निकले, उसके अलावा कहीं बाहर से नहीं है। इसमें ना कोई इजाफा हम कर सकते हैं, ना कोई कटौती कर सकते हैं। अमूमी तौर पे एक जनरल जो लोग हैं, औरत जो है अगर बीवी है तो उसका 8वां हिस्सा है, अगर माँ है, बेटा फौत हो गया है या बेटी, तो उसका 6ठा हिस्सा है, अगर बेटी है तो उसका 3 हिस्से में से 1 हिस्सा है, और अगर बेटा है तो 3 हिस्से में से 2। लेकिन बेटी और बेटे को तब मिलता है जब माँ बाप ऊपर जितने दूसरे लोग हैं उनके हिस्से अदा हो जाएं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कहीं पे सिर्फ एक बेटी है या एक से ज़ायद बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होता है, बहुत झगड़े होते हैं। उस सूरत में ये होता है कि बेटी को 2 हिस्सा मिलेगा। अगर माँ से जायदाद आ रही है तो उसके भाई के बेटों को बकाया मिलेगा, अगर बाप जिंदा है तो हिस्सा 1 उसका, अगर 2 बेटियां हैं तो 66% इन्हें आएगा, फिर बाप का हिस्सा होगा, और अगर बाप का है तो मतलब ये कि उसके भाई के बेटों की तरफ। अमूमन जो समझदार लोग होते हैं वो ये करते हैं कि बिल्कुल खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को सेटल कर देते हैं। जो भी उनके पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, वो बच्ची के नाम कर देते हैं। कम से कम बड़ी चीज़ कि छत उसकी हो जाए, अगर कोई माँ का जहेज़ का जेवर है या इस तरह की चीज़ें हैं जो उसको अपने बरी में मिली तो वो बच्ची को मिले, वो किसी बाहर को क्यों जाए। उसमें एक ख़दशा जो माँ बाप को रहता है वो ये है कि अगर बच्ची की शादी हो गई है तो खुदा जाने उसका खावंद कैसा हो, कहीं ये तो नहीं है कि वो बीवी पे ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा कि तुम ये बेच दो घर माँ का, अभी फिर माँ बाप उस बुढ़ापे में किधर जाएंगे।
तो एक तरीक़ा जो मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि एक सहल तरीक़े से बेटी और माँ बाप के दरमियान, या माँ या बाप जो भी रहता है, एक बड़े क्वाइटली एक ट्रांसफ़र हो जाए, चीज़ें चेंज हैंड्स कर लें। और अगर वो नहीं समझते कि दामाद सपोर्टिव होगा, तो उनकी ज़िंदगी के होते हुए दामाद को ना बताया जाए, क्योंकि शादी के बाद लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं रवैये। जब आप उस रिलेशनशिप में आते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कैसा है। लेकिन मैम बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी होता है, जैसे आपने खुद एग्जांपल दी कि अगर बेटी है और उसको क्वाइटली जो है वो, अगर उसके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया जाए या उसको तोहफ़तन ये चीज़ दे दी जाए, तो अगर दामाद को उस बारे में आप ना भी बताएं, क्योंकि दामाद को पता होता है कि जी अच्छा पेरेंट्स के पास ये कुछ है, आखिर को मेरी बीवी को मिल रहा है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है कि शौहर की तरफ से बीवी को प्रेशराइज़ किया जाता है कि जी आप पेरेंट्स से ये चीज़ लो, और फिर उसके बाद जो है ना उसने उसको ये अकेली औलाद, अगर बेटी अकेली औलाद है सिर्फ तब नहीं होता। अगर कोई इस किस्म के नस्ल का शौहर गलती से उसको मिल गया है लड़की को, उसके 4 भाइयों, 3 भाइयों, 2 भाइयों, ये तब भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं है, ये एक जनरल सी बात है। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में लड़कियों को करना क्या चाहिए? लड़कियों को मेरे हिसाब में तो ऐसी बात माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लड़की के माँ बाप और लड़की एक दफ़ा मानेंगे तो ये मामला इधर रुकेगा नहीं, फिर वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बार बार ये बात की जाएगी। और उसमें बेहतर ये होता है कि बड़ों को इन्वॉल्व करके, या तो बीवी ख़ुद सबसे पहले अपने शौहर को समझाए कि देखिए ये पॉसिबल नहीं है, मेरे घर में ताल्लुकात ख़राब होंगे, मेरे भाई लोग हैं, वो क्यों पसंद करेंगे कि बार बार मेरे माँ बाप मुझको देते रहें। आफ्टर ऑल उनके भी हिस्से हैं, उनका भी हक़ है, और अल्लाह माँ बाप को ज़िंदगी दे, उनके बाद जो भी मेरा हक़ है वो तो मुझे मिलेगा ही। एक बात मैं इधर क्लियर कर दूँ कि जो जहेज़ दिया जाता है लड़कियों को, जहेज़ दे के आप ये नहीं कह सकते कि लड़की को का हक़ दे दिया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक फ़र्क चीज़ है, विरासत का हक़ अलग है, तोहफे में जो भी दिया जाए वो तोहफा ही है। लेकिन मैम कुछ सिचुएशंस में हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे माँ बाप के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास एक लिमिटेड सी प्रॉपर्टी है, ये कोई ऐसी चीज़ है, अब उन्होंने वो बेच के और लड़की की शादी कर दी है, तो एंड पे ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं जी, क्योंकि वो बेच के आपकी शादी कर दी गई थी, तो अब आप जो है वो प्रॉपर्टी से बेदखल हो गए और वो जहेज जो है वो आपको देखिए, जो आप बात कर रही हैं कि एक ही घर था और वो बेच ही दिया, तो फिर प्रॉपर्टी तो रही नहीं। नहीं, अगर उसमें से लिमिटेड सा, मतलब एक घर है, एक प्लॉट है, या कोई भी ऐसी चीज है, उसमें से कुछ पोर्शन अगर कुछ भी किया हो उन्होंने, अगर उन्होंने अपनी मर्जी से तोहफतन या खुद, और मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने ये किया कि बेटी की खातिर उन्होंने शादी के लिए घर बेच दिया। अब वो एक रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहे हैं। ज़ाहिर है, देखिए अपनी छत अपनी होती है, उसके नीचे बैठ के आप दाल रोटी चटनी भी खा लेंगे तो नहीं, लेकिन अब आप रेंट पे घर लेते हैं, किराए, मुख्तलिफ मामलात, तो आपकी ज़्यादा है कोई चीज़ या कम है, आपने अपनी मर्जी से बेच के बेटी के लिए किया ना, तो वो तोहफा ही है, वो विरासत में नहीं आ सकता। इसमें कानून बहुत क्लियर है। तो अगर कोई विरासत का हक नहीं मिलता तो उस सूरत में लड़की के पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, वो किस तरह से अपना हक हासिल कर सकती है, या उसमें कौन से वो मसाइल हैं जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मैं पहले तो बात करना चाहूँगी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रिवाज आप कह लीजिए, ख़ासकर जहाँ जायदादें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप सिंध चले जाइए, सिंध में हक बख्शी का रिवाज। हक बख्शी क्या है कि कुरान से लड़की की शादी कर देना, चाहे वो बेटी के रूप में हो या बहन हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जायदाद बाहर जाए, क्योंकि अगर लड़की को हमने जायदाद का हक दे दिया, उसका हिस्सा दिया, तो वो तो उसके मियाँ के ख़ानदान में चली गई। अब इसकी बड़ी एक अजीब व गरीब सी रस्म भी होती है। अच्छा।
कि लड़की को नहला दुल्हा के, जैसे माइयों की दुल्हन आप तैयार कर रही हूँ, उसको एक बड़े कमरे में बिठाया जाता है। घर के बड़े छोटे खासकर मर्द हाजिर होते हैं और वो उसको समझाते हैं कि किस तरह अब जो ख़ानदान की इज़्ज़त है वो उसके ही हाथ में है और उसने अब सिर्फ़ कुरान शरीफ रोज़ पढ़ना है और यही उसकी ज़िंदगी है। और अगर इसमें कोई उनकी तरफ से कोताही हुई है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि वो कर रहे हैं जिसमें इज़्ज़त की भलाई है उस ख़ानदान के। अब बलूचिस्तान आप चले जाइए और कुछ हिस्से केपी के हैं, वहाँ क्या होता है कि लड़की को माल मवेशी की तरह बेच दिया जाता है उसके शौहर के हाथों, और बेच के एक वेवर लिया जाता है। कभी ज़बानी होता है, ज़रा कोई बेहतर हो तो पढ़ा लिखत पढ़त में होगा, कि उस लड़की के एवज़ कोई जायदाद, कोई एक इतना सा जेवर भी अगर उसके हक़ में आता है तो वो नहीं क्लेम करेगी। और ये इस तरीके से उस लड़की को बेदखल कर दिया जाता है, उल्टा उसको बेचकर घर वालों को लड़की के पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर फ़र्ज़ करें कि लड़की ने शादी के टाइम पे एक अपने पेरेंट्स को या जो भी अपने वर्सा हैं उनको माफ़ कर दिया है कि जी मैं वो हक़ महर नहीं लूँगी, वो अपना विरासत का हिस्सा नहीं लूँगी, लेकिन ज़िंदगी में कभी आगे जाके अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा कानून उसको हेल्प करे और देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये सिचुएशन हो ही क्यों, लड़कियों को हक बख्शियां और बिकाऊ माल की तरह बेचा ही क्यों जाए। लेकिन ऐसा हो तो रहा है हमारे माशरे, मगर इसका कसूरवार हमारी सोसाइटी है, हमारा जुडिशल सिस्टम है और हमारा पुलिस सिस्टम है। अब देखिए, गाँव का माहौल बड़ा फ़र्क होता है अर्बन एरिया से। वहाँ पर जो ज़मींदार होते हैं, बड़े ज़मीनें जिनके पास होती हैं, उनके आगे कोई पर नहीं मार सकता। और मैंने बहुत इलाकों में ऐसा सुना है कि उनकी ज़मीन पर पुलिस भी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कदम नहीं रख सकती। मैं आपको एक बड़े तकलीफ़देह वाक़या सुनाना चाहूँगी। ये पुराना वाक़या है, मेरे ख़्याल में 18-20 बरस इस बात को हो गए होंगे। मेरे एक जानने वाले सिंध के एक अच्छे ज़मींदारों में उनका नाम लिया जाता है। उनके पड़ोसी थे और वो लड़की, जो एक बेटी थी जी, 2 बेटे थे। लड़की का मिजाज थोड़ा फ़र्क था, अपने माहौल से हट के थी। हालांकि उसने कोई उसके अलावा माहौल देखा नहीं, लेकिन ये बड़े तज्जुब की बात थी कि उसका जो था सोच प्रोग्रेसिव था, उस माहौल के लिए प्रोग्रेसिव था जो उन लोगों के लिए तकलीफ़देह था। वो अपने छोटे भाई जिससे निस्बतन करीब थी, उसने उस भाई से ज़िक्र किया कि मैं हक़ बख्शी नहीं चाहती करवाऊँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी मेरी हो। भाई घबराया, उसने सटपटा कर बड़े भाई से मशवरा किया और उन्होंने मिलकर कि ये कल को फिर तंग ना करे लड़की, या हक़ बख्शी करवा भी लें तो फिर ना जाए, किसी के साथ निकल ना जाए। हालांकि उसका किरदार ऐसा नहीं था। उन्होंने उस लड़की को कत्ल कर दिया और उनके वालिद जो बच्ची के सरबराह थे, लीगल वारिस थे, उन्होंने खून माफ़ कर दिया। मतलब उस लड़की की जान इतनी सस्ती थी कि वो ऐसी चली गई। सस्ती होती है, लोगों की सस्ती होती है आजकल। 5000 दे दे बंदा मार देंगे, लड़की की जान की क्या कीमत है। तो इस सिलसिले में हमारा कानून या हमारी रियासत क्यों खामोश रहती है? रियासत उन तक बात पहुंचती नहीं। कैसे नहीं पहुंचती? इलाके का जो थानेदार है, जो इलाके का आपका पुलिस के लोग हैं, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उनसे भी फेवर्स लेते हैं, जो ज़मींदार साहब हैं। बिल्कुल। और उस इलाके में अगर आपने रहना है, आपने काम करना है, तो बहुत मामलात में आपको जो वहाँ के कर्ता धर्ता लोग हैं उनकी सुननी पड़ती है, उनकी मर्ज़ी देखनी पड़ती है, उनका मुंह देखना पड़ता है। और ये पुलिस वाले कौन हैं? ये थोड़ी सी तनख्वाह लेने वाला एक मजबूर आदमी है जो अपने घर और बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है।
बहुत दफ़ा उनको ख़ुद को भी पता होता है कि कोई काम गलत हो गया, लेकिन उनको ये भी पता होगा कि अगर हमने कोई ड्रास्टिक कदम उठा लिया, अगली पार्टी के हाथ बड़े लंबे हैं, बात आगे तक जाएगी, ऊपर से हम कोई जूतियाँ पड़ सकती हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं इस माशरे में। जब तक हम लीगली अपने लॉ मेकर्स को, अपनी पुलिस को इज्जत नहीं देंगे, उनके लिए वो मरात नहीं देंगे कि उनको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना रहे, और एक इंस्पेक्टर भी अगर एक कदम उठाता है तो उसकी भी इज्जत की जाएगी, उसको सिस्टम सपोर्ट करेगा, उसके बगैर तो मैं नहीं समझती ये होता रहेगा। जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा की कि जब तक सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होगा, हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जुडिशरी का सिस्टम, तो तब तक जो है वो इस तरह के मसाइल चलते रहेंगे और लड़कियां जो है वो इसी तरह कत्ल भी होती रहेंगी। विरासत के मसाइल में हम ऐसे ही उलझते रहेंगे, जो कि तकरीबन जो है वो हर दूसरे घर का या बल्कि इससे भी ज़्यादा घरों के जो है वो मसाइल हैं। आपको भी अगर ऐसे किसी मसले का सामना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिस पर हम आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।